दोस्तों अगर आप एक नया कैमरा खरीदने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे अपना नया कैमरा खरीदते वक्त, तो आपको ये फैसला लेने में आसान होगा कि भाई हमें कैमरा कौन सा लेना है, कौन से फीचर्स हमारे लिए, और वो फीचर्स जो हैं कितने इंपॉर्टेंट है हमारी फोटोग्राफी के लिए। तो सभी लोग जो है इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। शुरू करते हैं। देखिए, अब होता ही है दोस्तों कि जब भी हम अपना नया कैमरा खरीदते हैं तो बेसिकली हमारा जो पर्पज़ है वो यही होता है कि हम उससे अच्छी फ़ोटो शूट करें, और हमारी जो अगर हम उस पर वीडियो शूट करते हैं तो वो भी हमें जो है अच्छी क्वालिटी की मिले। ओवरऑल जो पर्पज़ होता है एक नया कैमरे का वो यही होता है कि उससे हमें फ़ोटोज़ जो हैं वो काफ़ी अच्छी मिलें। अब यहाँ पर जो है दोस्तों काफ़ी सारा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है जब हम कैमरा खरीदने जाते हैं। सबसे पहले ये कन्फ्यूजन होता है कि भाई कौन से फ़ीचर्स हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और कौन से फ़ीचर्स होने चाहिए, किस तरह का कैमरा हमें ख़रीदना चाहिए। तो आज मैं इसके बारे में ही थोड़ी बात करने वाला हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो ये है कि पहले तो हमें डिसाइड करना है कि भाई हमको एक मिररलेस कैमरा लेना है या हमें एक ट्रेडिशनल DSLR। तो पहले आप इस चीज़ पे फैसला कर लीजिए। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए, मिररलेस जो कैमरा है ये एकदम नई टेक्नोलॉजी है। मिररलेस का मतलब यही है कि जैसे कि जो ट्रेडिशनल DSLR होते थे उसमें एक पूरा प्रिज्म और मिरर का सारा सिस्टम होता था, वो सारी चीज़ें जो हैं इसमें ख़त्म कर दी गई हैं। इस वजह से जो है इसे मिररलेस कहते हैं। इस वजह से जो इसका जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा होता है, और चूंकि ये मिररलेस है तो इसमें आपको ऑप्टिकल व्यू फाइंडर नहीं मिलेगा, उसकी जगह यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर होता है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। जहाँ तक पिक्चर क्वालिटी का सवाल है, वो चाहे DSLR कैमरा हो या मिररलेस कैमरा हो, दोनों में आपको अच्छी ही मिलती है। ऐसा नहीं है कि मिररलेस नई टेक्नोलॉजी है तो उसमें आपकी फ़ोटोज़ अच्छी आएंगी। तो पहली चीज़ अपने दिमाग से आपको ये निकालनी है कि भाई मिररलेस जो है ये ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स निकालता है DSLR से, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही अच्छी पिक्चर्स निकालते हैं। मिररलेस के कुछ एडवांटेजेस हैं वो ये कि भाई एक, क्योंकि बॉडी की साइज़ छोटी हो जाती है। दूसरा जो एडवांटेज है उसका वो ये है कि भैया इसके जो लेंसेज हैं ज़्यादातर साइज़ में छोटे और लाइट वेट होते हैं, तो उसे आपको रखने में, ट्रैवल करने में जो है वो काफ़ी आसानी होती है। अगर आप प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं या आप अपनी कार से या किसी भी अदर ट्रांसपोर्ट से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसकी पैकिंग जो है वो थोड़ी सी ईजी होती है, थोड़ा सा लाइट वेट होता है। ये एक फ़र्क है। जहाँ तक फ़ोटोज़ की क्वालिटी का सवाल है तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही सेम है। तो अब आप पहले तो ये डिसाइड करिए कि मिररलेस लेना है कि DSLR। दूसरी चीज़ ये कि अब हमें क्रॉप सेंसर लेना है या कि फुल फ्रेम। अब देखिए, फुल फ्रेम और क्रॉप सेंसर में भी मैं आपको छोटा सा बात बता दूं कि यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि भाई फुल फ्रेम लेंगे तो एक बड़ा एडवांटेज है, यानी कि फुल फ्रेम कैमरा के ऊपर पिक्चर्स ज़्यादा अच्छी आती है कंपेयर टू क्रॉप सेंसर। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है दोस्तों। देखिए, फुल फ्रेम बेसिकली फुल फ्रेम का मतलब क्या होता है, मैं एक साधारण सी भाषा में आपको बता देता हूँ कि देखिए, जब डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम फिल्म्स पे शूट करते थे, और जो नेगेटिव होता था फिल्म का उसका जो साइज़ होता था 34x24 mm, तो वही जो है सेंसर का भी साइज़ बना दिया जिसे हम फुल फ्रेम कहते हैं। अब चूंकि सेंसर कोई फिल्म तो है नहीं, तो इसी तरह से सेंसर के काफ़ी सारे टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे APS-C सेंसर या माइक्रो फोर थर्ड सेंसर, इस तरह के जो है अलग अलग सेंसर बना दिए जिससे कि सेंसर के साइज़ छोटे कर दिए, जिससे हम कहने लगते हैं कि भाई क्रॉप सेंसर। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ही सेंसर अच्छे होते हैं, दोनों ही सेंसर पे अच्छी पिक्चर्स आती हैं। टेक्निकली फ़र्क समझने का हमें ये ज़रूरत है कि भाई जो फुल फ्रेम होता है, अगर सेंसर का साइज़ फुल फ्रेम यानी कि बड़ा सेंसर है तो थोड़ा सा आपको जो है लो लाइट का एडवांटेज मिलता है। अगर आपको ब्लर करना है, बैकग्राउंड बोके वोके वाली पिक्चर्स निकालनी है तो थोड़ा सा एडवांटेज है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बोके जो है क्रॉप सेंसर वाले या जो नॉन फुल फ्रेम वाले कैमराज हैं उसमें आपको बोके नहीं मिलेगा, उसमें आप जो है बैकग्राउंड को ब्लर नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर अब देखिए, एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप पिक्चर देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये पिक्चर जो है मैंने शूट किया फुल फ्रेम कैमरा पे। और अब आप ये देखिए वाली पिक्चर, और ये जो पिक्चर है ये शूट किया मैंने मेरे पास एक कैमरा था निकॉन D300 जो है क्रॉप सेंसर वाला कैमरा था उस पे। तो अगर आप ये दोनों पिक्चर्स देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई फ़र्क पता चल रहा है कि कौन सा फुल फ्रेम पे लिया है, कौन सा जो है हमने क्रॉप सेंसर पे लिया है। तो आई एम श्योर कि आपको फ़र्क पता नहीं चलेगा, बट टेक्निकली जो फ़र्क है वो यही होता है कि फुल फ्रेम में थोड़ा सा आपको एडवांटेज मिलता है, बिकॉज सेंसर का साइज़ बड़ा है तो थोड़ी डिटेलिंग उस पर ज़्यादा कैप्चर होती है। अब इसी तरह से अगर हम मीडियम फॉर्मेट में चले जाएंगे जैसे कि फेज़ 1 में या हैज़लब्लड के अंदर, तो वो जो है फुल फ्रेम से भी बड़े सेंसर्स होते हैं, तो वहाँ पर भी यही एडवांटेज होता है कि भाई आपका सेंसर साइज़ बड़े होने की वजह से जो है वो आपको वहाँ पर डिटेलिंग जो है थोड़ी सी ज़्यादा, डिटेल्स जो है वो आप थोड़ी ज़्यादा कैप्चर कर पाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि पिक्चर की क्वालिटी में, फ़ोटोज़ की क्वालिटी में कोई
मान लीजिए कि क्रॉप सेंसर पे तो 20% मिल रही है और फुल फ्रेम के ऊपर आपको 100% मिल रही है, इतना फ़र्क नहीं है। फ़र्क होता है बट बहुत ही आपको एट अ ग्लांस आपको पता नहीं चलेगा। वो पता तब चलता है जब आप उन इमेजेस को जूम करते हैं या एनलार्ज करते हैं, तो वहाँ पर आपको सेंसर की जो कैपेबिलिटीज़ का पता चलता है कि भाई क्रॉप सेंसर की जो कैपेबिलिटीज़ है पिक्चर को एनलार्ज करने में या जूम करने में, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगती हैं कंपेयर टू फुल फ्रेम। बट आजकल जो हमारा यूसेज है कैमरा, डिजिटल कैमरा की, वो ज़्यादातर आप अपने लैपटॉप पे देख रहे होते हैं या अपने आप टैबलेट के ऊपर या मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, या फिर जो है आप उसको प्रिंट करते हैं तो बड़े से बड़ा साइज़ आप 24x16 का ही बनाएंगे, उससे बड़ा साइज़ तो बनाएंगे नहीं। तो ये समझने की ज़रूरत है कि क्रॉप सेंसर और फुल फ्रेम सेंसर के चक्कर में ना पड़ के, क्योंकि यहाँ पे बजट का डिफरेंस आ जाता है। फुल फ्रेम थोड़ी महंगी बॉडी होती है और नॉन फुल फ्रेम जो है वो थोड़ी सस्ती होती है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको ज़्यादा ही पैसा खर्च करना है, इसके बजाय आप लेंसेज के ऊपर जो है खर्च करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ही सेंसर जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। अब आपको ये सोचना है कि इस वक्त आपकी यूटिलिटी क्या है, यानी कि किस तरह का जो सेंसर है इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है, उस हिसाब से आप फैसला लीजिए तो आपको काम करने में आसानी होगी। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे फैक्टर की। वो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि भाई कितने मेगापिक्सल्स की आपको ज़रूरत है। क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हो, जो बड़ी बड़ी कंपनीज अपना एड्स देती हैं, वहाँ पर वो लोग ये क्लेम करते हैं कि भाई अब तो हमारा नया वाला जो मॉडल है उसमें 42 मेगापिक्सल है। दूसरी कंपनी बोलती है कि अब हमारा जो नया मॉडल है उसमें 60 मेगापिक्सल है। तीसरी कंपनी आ गई, वो बोलती है भाई 60 मेगापिक्सल से भी ज़्यादा है। तो ये मेगापिक्सल्स की जो एडवर्टाइजिंग एड्स आप देखते हैं और वो यही बताने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा मेगापिक्सल मतलब ज़्यादा बेटर पिक्चर। तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो ज़्यादा मेगापिक्सल्स हैं, अगर वहाँ पर खाली आपको बेनिफिट ही मिलता है कि अगर आप उन पिक्चर्स को एनलार्ज करते हो, बड़ा करते हो, यानी कि उसके पोस्टर्स बना रहे हो बड़े साइज़ के अंदर, तो अगर ज़्यादा मेगापिक्सल्स का कैमरा है वहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। लेकिन जो कम मेगापिक्सल्स का कैमरा है, इसका ये मतलब नहीं कि उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलता। अब कितने मेगापिक्सल की ज़रूरत है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि भाई आज की डेट में अगर 15 मेगापिक्सल से 24 मेगापिक्सल का कैमरा आपके पास में है, दैट इज़ मोर देन इनफ। 80 to 90% जो काम आपका फोटोग्राफी का उस पर चल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास जो है बहुत हायर मेगापिक्सल होने की ज़रूरत है। तो अगर आपके पास 24 मेगापिक्सल तक का कैमरा है तो आप उस पर सभी तरह का काम कर सकते हैं। फिर वो चाहे वेडिंग फोटोग्राफी हो, प्री वेडिंग शूट्स हो, वीडियोग्राफी हो, या आपका जो भी, सॉरी दोस्तों बीच में कॉल आ गया। बट कहने का मतलब ये है कि 15 से 24 मेगापिक्सल जो हैं वो काफ़ी होते हैं। और यहाँ पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि चाहे वो नॉन फुल फ्रेम कैमरा हो या फुल फ्रेम कैमरा हो, मेगापिक्सल्स आपको कितने चाहिए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर आपका बजट कितना है, अगर बजट अच्छा है तो फुल फ्रेम ले लीजिए, बजट अच्छा नहीं है तो आप क्रॉप सेंसर पर जा सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे तीसरे फैक्टर की, और जो तीसरा फैक्टर है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसे हम बोल सकते हैं कि भाई स्पीड एंड परफॉर्मेंस। तो अब स्पीड एंड परफॉर्मेंस से मतलब ये है कि भाई आजकल जो भी मिररलेस कैमरा है वो थोड़े से फ्रेम्स पर सेकंड जो है उसमें ज़्यादा आपको मिलता है कंपेयर टू DSLR। लेकिन यहाँ पर मेरा आपका इतना ही मानना है कि भाई मेरा अपना इतना मानना है कि अगर आपके 5 फ्रेम्स पर सेकंड तक आपका कैमरा है, चाहे वो DSLR हो या फिर आपका मिररलेस हो, वो काफ़ी होता है। क्योंकि आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसमें दोनों, चाहे मिररलेस हो या DSLR हो, अच्छा खासा जो ऑटो फोकस सिस्टम होता है अच्छे से जो है वो फोकस को ट्रैक करता है, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को भी। और अगर आप एक पर्टिकुलरली ऐसी फील्ड में जैसे कि स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में, या फिर आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है जहाँ पर फ्रेम्स पर सेकंड जो है वो बहुत ही मायने रखता है, यानी कि थोड़ी सी भी चूक और आपका शॉट जो है आप लेने से जो है मिस कर जाओगे, तो वहाँ पर फिर आपको जो है ये ध्यान रखना है कि जितने स्पीड जितनी अच्छी होगी आपके कैमरा की उतनी अच्छी परफॉर्मेंस वो दे पाएगा। तो वहाँ पर फिर जो है 20 फ्रेम्स पर सेकंड या उस तरह के जो कैमराज आते हैं वो ज़्यादा बेटर होंगे, वो थोड़े महंगे भी आते हैं। लेकिन अगर आपका उस तरह का काम नहीं है तो भाई आप इन सब झंझटों में क्यों पड़ना चाह रहे हो। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि आपको कैमरा खरीदने से पहले जो है इन बातों को जानना ज़रूरी है कि आपको फीचर्स कितने चाहिए और कितने फीचर्स आपके इस टाइम जो है आपकी फोटोग्राफी के लिए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आपको कैमरा खरीदने में थोड़ी सी आसानी होगी। अब बात करता हूँ दोस्तों मैं थोड़े से वीडियो परफॉर्मेंस की। तो बहुत सारे लोग जो है आजकल 4K, 6K, 8K इस तरह के एड्स आते हैं और कंफ्यूज आते हैं कि सर कौन सा कैमरा लें, नया लेना है तो सर 8K तो खैर भी आया नहीं, आ रहा है R5 के अंदर, या 6K ले लें या 4K ले लें। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 4K एक नॉर्म बन गया है कि भाई आजकल 4K तो होना ही चाहिए वीडियो में, तो आप ले लीजिए। कुछ कैमरा के अंदर जो है 4K आपको फुल सरफेस वाला नहीं मिलता है, यानी कि क्रॉप 4K मिलता है। तो कोई बात नहीं, आप कौन सा अभी उस लेवल का काम कर रहे हो जहाँ पर आपको एक पूरा 4K ही कैमरा चाहिए, तो वहाँ पर अगर आपके कुछ पैसे बच रहे हैं और 4K मिल रहा है लेकिन क्रॉप के साथ मिल रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है।
दूसरा कन्फ्यूजन ये होता है कि भाई हम 8 बिट वाला कैमरा लें कि 10 बिट जिसमें फीचर है वीडियो का वो लें। तो यार 8 बिट और 10 बिट के अंदर आप थोड़ा सा, मैं इसको भी साधारण भाषा में आपको बता देता हूँ भाई। 8 बिट और 10 बिट बेसिकली जो होती है, कलर कितना उसके अंदर आप कैप्चर कर रहे हैं उसका फर्क पड़ जाता है। अगर 8 बिट पे आप शूट कर रहे हैं तो वहां पर फॉर एग्जांपल RGB के अंदर जैसे कि 256 कलर होते हैं, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। तो अगर आप 8 बिट पे शूट कर रहे हैं तो आपको 256 तक ही जो है आपको कलर गैमेट मिलेगा। 256 मींस RGB 256 तक। और अगर आप 10 बिट पे शूट कर रहे हैं तो वही चीज़ जो है आपको मिल जाता है RGB यानी कि 1000 तक। तो यानी कि कलर्स जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहे हैं 10 बिट के अंदर कंपेयर टू 8 बिट। तो 8 बिट वाला, इसका ये मतलब नहीं कि 8 बिट जो है खराब है, उसमें आपको ज़्यादा कलर्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सोनी का आप A7 III देखें तो वो 8 बिट पे शूट करता है वीडियो, लेकिन आपने देखे होंगे कमाल की वीडियोस लोगों ने शूट किए हैं, उसमें आपको कलर साइंस भी काफ़ी अच्छी मिलेगी, ब्यूटीफुल जो है कलर ग्रेडिंग के साथ। आपने काफ़ी सारे वेडिंग्स के या आपने वीडियोस देखे होंगे दूसरी तरह के भी, प्री वेडिंग के और भी अलग अलग तरह के वीडियोस आपने देखे होंगे उसके ऊपर। उसी तरह से जो है निकॉन के अंदर भी आप देखेंगे तो वो भी 8 बिट पे ही शूट करता है। वहाँ पर अगर आपको 10 बिट यूज़ करना है तो फिर आपको एक एक्सटर्नल स्क्रीन यानी कि एटोमस निंजा 5 आपको चाहिए होता है भाई, उसके साथ ही जो है आप 10 बिट उसको अनलॉक कर पाओगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता 8 बिट और 10 बिट में। अगर आप एक बहुत ही प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, आपकी रोजी रोटी कमर्शियल काम में, और 10 बिट बहुत ही मैटर करता है, तो ही आप 10 बिट वाले मॉडल पे जाइए। फॉर एग्जांपल पैनासोनिक का GH5 है, बहुत ही बढ़िया कैमरा है, वो आपको 4K भी दे रहा है विदाउट क्रॉपिंग, और आपको जो है 10 बिट इंटरनल रिकॉर्डिंग भी दे रहा है। तो वो कैमरा उन लोगों के लिए जो कि प्रोफेशनली म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं या कोई वेडिंग फोटोग्राफी का काम कर रहे हैं, जहां पर भाई 10 बिट बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों अभी भी 4K आने के बाद भी जो हमारा जो सिस्टम है, यानी कि जो लोग एंड यूज़र है वो 4K पे देख ही नहीं रहा है। बहुत कम लोग हैं जो 4K पे देख रहे हैं। ज़्यादातर आप जो है 1080 पे ही देखते हैं, फिर वो चाहे आपका लैपटॉप हो, आपकी टैबलेट हो, आपका मोबाइल फ़ोन हो, तो वो सारा जो भी प्ले हो रहे हैं वीडियोस वो आपके जो है हाई डेफिनेशन पे ही हो रहे हैं, ना कि 4K पे। तो 4K आने के बावजूद भी जो उसके एंड यूजर्स बहुत ही कम है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिए कि खाली दिखाने के लिए हमारे पास 4K नहीं होना चाहिए, वो एक्चुअल में कितने लोग उसे यूज कर रहे हैं। अब 8K आ रहा है R5 के अंदर कैनन के, तो 8K किन लोगों के लिए जरूरत है दोस्तों? 8K की तो अभी तक कंप्यूटर्स भी हैं लेटेस्ट, वही उसकी फाइल्स का साइज अभी देखेंगे कितना आता है, लेकिन वही लैपटॉप्स या बड़ी मशीन्स या कंप्यूटर्स हैं वही उसको जो है रेंडर कर पाएंगी, क्योंकि उनके फाइल के साइज भी बड़े होंगे। तो आधे से ज़्यादा लोग तो उसे यूज़ कर ही नहीं पाएंगे। तो खाली हम एक एड्स के ऊपर, कंपनी के प्रमोशंस के ऊपर जाके कैमरा ना खरीदें, बल्कि अपनी बुद्धि लगे खरीदें कि हमारी बुद्धि के हिसाब से भाई ये फीचर्स हैं वो हमारी फोटोग्राफी में कितने काम आ रहे हैं। तो ये थोड़े से पॉइंट्स हैं दोस्तों जो मुझे लगा आपके साथ डिस्कस करने चाहिए। मेजर पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि भाई आपको ये देखना है कितने मेगापिक्सल चाहिए, क्रॉप सेंसर चाहिए कि आपको फुल फ्रेम सेंसर चाहिए, 4K के अंदर कितना 4K आपको ज़रूरत है या क्रॉप वाला भी चलेगा, या फिर आपको अगर आप देखेंगे 8 बिट चाहिए कि आपको 10 बिट चाहिए। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखने की है। और अगर आपको ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एक कम पैसे के अंदर एक ठीक ठाक कैमरा बॉडी में मिल रही है, तो वो कैमरा बॉडी आपके लिए सही रहेगी और आपको डिसीजन लेने में जो है दोस्तों वो थोड़ी सी हो जाएगी आसानी। अदरवाइज इसकी कोई नेवर एंडिंग डिबेट है कि एक के बाद एक मॉडल्स आते जाते हैं और एज अ फोटोग्राफर आप कंफ्यूज होते हैं या वीडियोग्राफर आप कंफ्यूज होता है कि भाई हमें कौन सा लेना चाहिए। तो लेने से पहले हमको जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए अभी, ये इन 4-6 पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो थोड़ा आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। दूसरी चीज़ आखिर में ये कहना चाहूँगा, प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। और ये प्राइस इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई अल्टीमेटली पैसा हम ही को खर्च करना है, तो हम कितना पैसा खर्च करके कितने फीचर्स हमको मिल रहे हैं वो आप कैलकुलेट ज़रूर करिए। तो मेरा कहने का मतलब कि जब भी आप नया कैमरा लें तो जल्दीबाजी ना करें, कम से कम दोस्तों 10 से 15 दिन का समय लें, पूरा रिसर्च करें, हर तरह के कैमरा को जांचें परखें, इंटरनेट पे जाएं, उनकी वेबसाइट पे उनके फीचर्स को देखें और फिर देखें कि आपके लिए वो फीचर्स कितने काम के, आपकी तरह की फोटोग्राफी के लिए, तब जाके आप कैमरा खरीदिए। और आखिर में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कैमरा बॉडी लेने से पहले एक चीज़ और देख लीजिए कि उसमें लेंसेज के क्या ऑप्शंस है जो भी आप कैमरा बॉडी ले रहे हैं। क्योंकि एक मेरा पर्सनली मानना ऐसा है कि आप एक कैमरा बॉडी लेते हैं तो कम से कम 3 से 4 साल उसे आप चलाइए। अगर आप एक बिगनर फोटोग्राफर है तो कम से कम आपको 2 साल तो उस बॉडी को चलाना है। अगर आप एक एंट्री लेवल कैमरा ले रहे हैं उसके बाद ही आप सोचेंगे कि भाई आगे मैं अपग्रेड करूं। तो यहाँ पर आपको इस बात को देखना है कि लेंस के ऑप्शंस क्या मिल रहे हैं और लेंस में आपको एक अच्छा बजट बनाना है, जैसे कि आप कैमरा के लिए बजट बनाते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि कैमरा भले कितना अच्छा हो, अगर आपने आगे उसके लेंस नॉर्मल लगा दिया या एक रेगुलर किट लेंस लगा दिया तो वो परफॉर्मेंस उतनी दे ही नहीं पाएगा। तो जो आपने कैमरा लिया उसका कोई मीनिंग नहीं है दोस्तों। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है कैमरा ज़रूर खरीदें, लेकिन इन पॉइंट्स
पॉइंट्स का ध्यान रखें जो मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर दो, और चैनल सब्सक्राइब करो ना दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो ना तो यार बड़ा बुरा लगता है। वीडियोस बना रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हो ना तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है और लगता है कि यार आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, मेहनत सफल हो रही है, इतने लोग जो है जुड़ रहे हैं चैनल के साथ में, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड डे।